नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 से जो है साइंस का जो है प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर का जो है प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इससे पहले जो है हम इसका जो मेन जो स्मरणीय तथ्य था वो हम बता चुके हैं। आज हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए जो है खास करके क्वेश्चन और आंसर हम लेकर के आए हैं। बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन आंसर करो, तो ये हम आज क्वेश्चन आंसर पहला चैप्टर का ये साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है जल और जंगल। क्या नाम है? जल और जंगल। ठीक है, इसका जो आज हम क्वेश्चन आंसर जो भी है वो हम देखेंगे और एक्स्ट्रा जो है बातें भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में अपने शब्दों में जो है आप अच्छे तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी का साइंस का वीडियो, सोशल साइंस का जितना भी इतिहास, भूगोल, नागरिक है, सब का वीडियो जो आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, संस्कृत का वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। भूमिगत जल के बारे में हम पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो, अगर नहीं देखें तो वो देख लें, उसमें सारा बेसिक बताया गया है। ठीक है, जल और जंगल के बारे में पूरे चैप्टर का निचोड़ बताया गया है। आज हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, तो भौम जल क्या होता है इसकी बात हम कर चुके हैं। वर्षा जल का कुछ भाग जो है मिट्टी के छिद्रों से क्या होता है नीचे रिस कर चला जाता है अंदर। वही क्या होता है, इस सिंचित जो जल सिंचित हो जाता है एक जगह, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। ठीक है, तो आज वही है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस पर, जो भूमि का अंदर का जल है हम निकाल रहे हैं, दमकल से, बोर्डिंग से, मोटर से हम निकाल रहे हैं, तो उसकी पुनः पूर्ति किस प्रकार होगी, ये चीज़ें इसमें पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, उत्तर है भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल के संग्रहण मतलब स्रवण द्वारा हो जाती है। ठीक है, जो वर्षा जल का जो है स्रवण होता है, जो धरती के अंदर जाता है, वही जो उसी से क्या होता है, भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। ठीक है, समझ गए। तो भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? वर्षा जल का जो भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल के स्रवण द्वारा होता है। वर्षा के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है जिससे भौम जल की पुनः पूर्ति हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, वर्षा का जल जमीन की दरारों से होकर भूमि के अंदर एकत्र हो जाता है। ठीक है, तो और वर्षा आप बोलिएगा कि तालाब, झील इस सब से भी जाता है अंदर, तो ये भी बारिश का ही पानी रहता है। ठीक है, तो भौम जल की पुनः पूर्ति एक ही तरीक़ा से हम कर सकते हैं। अगर अधिक से अधिक वर्षा हो तो वो बारिश का पानी धरती के दरार से रिस करके नीचे जमा होता है, जाता है, वही जल फिर से फ्रेश होकर के हम वो क्या करते हैं, कल के द्वारा, चापाकल या फिर मोटर, बोर्डिंग इस सब के द्वारा हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो भौम जल की पुनः पूर्ति इसके द्वारा हम कर सकते हैं, तो वर्षा जल के स्रवण के द्वारा। ठीक है, जितना बारिश होगी उतना भौम जल का जो है क्या होगा, भौम जल एकत्र होगा। समझ गए? उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर से हम इसको अगले वीडियो में अलग से हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। आज क्या हो रहा है कि पानी की कमी हर जगह देखी जा रही है। आप लोग जानते होंगे पानी की कमी हर जगह है। इसको बचाने के लिए क्या है, विभिन्न तरह के जो है जागरूकता अभियान चलाया जाता है, विभिन्न तरह के उपाय बताए जाते हैं। आपको पता है कि 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि पानी को हमें किस तरह से बचाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो भौम जल है, जो हम जल पीते हैं, वो उसका स्तर जो है क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ। समझ गए? जैसे ये अगर हमारा यहाँ पे चापाकल है, ठीक है, अगर इससे पानी गिर रहा है
तो इसका जो स्तर है दोस्तों, ये जो स्तर है यहाँ तक मान लीजिए हम पाइप में, देखो क्या है, इसका स्तर जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है, जिससे हम पानी हमें क्या गर्मी के टाइम में देखते हैं कि पानी बहुत हमें कम मिलता है, क्या होता है, स्तर उसका नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वही उत्तरदायी कारक क्या है, इसको हमें समझाना है। तो उत्तर देख लीजिए, भौमजल या भूमिगत जल स्तर में कमी के निम्नलिखित कारण है, क्या क्या है देख लीजिए। जनसंख्या की वृद्धि, देखिए जनसंख्या मेन कारण है कि जनसंख्या जितना बढ़ेगा पानी का खपत उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला कारक क्या हो गया, जनसंख्या की वृद्धि। अगला है उद्योगों का बढ़ना, ठीक है, उद्योगों का बढ़ना यानी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी लगता है, उसमें जल का उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दूसरा कारक हो गया उद्योगों का बढ़ना। जनसंख्या की वृद्धि में क्या था कि जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा पानी का खपत होगा, जैसे कपड़ा धोने में, चाहे स्नान करने में, पीने में, तो ये जनसंख्या की वृद्धि के कारण है, ठीक है। दूसरा हो गया उद्योगों का बढ़ना, उद्योग में भी पानी की ज़रूरत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो है इसमें उद्योग में क्या होता है कि पानी, गंदा पानी जब नदी नाला में छोड़ा जाता है तो वो पानी भी गंदा होता है, इससे भी क्या होता है, कमी होती है, ठीक है। अगला है वन की कटाई। वन जो है ये मेन है कि वन जो है क्या होता है, वर्षा बादल को आकर्षित करता है, और जैसे ही वन हम कटाई करेंगे तो इससे क्या होगा, बादल जो है आकर्षित नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, इससे क्या होगा, हमारे भौमजल स्तर में कमी होगी, ठीक है। क्योंकि भौमजल का पुनः पूर्ति का एक मेन है जो स्रोत है वो है वर्षा, ठीक है। अब है कृषिगत उपयोग। किसान जो है क्या करता है, कृषि में जो है पानी का ज़्यादा उपयोग दमकल के द्वारा क्या करता है, गेहूं के पूरा खेत को पटाता है, धान के पूरा खेत को पटाता है, क्या होता है, इससे ज़्यादा पानी का खपत होता है, इससे भौमजल स्तर में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, बोर्डिंग के द्वारा धड़ल्ले पानी निकाला जा रहा है, ठीक है। अगला है वर्षा की असमान वितरण। वर्षा जो है कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है, पानी के स्तर में, हमारे भौमजल के स्तर में कमी हो रही है। और सबसे मेन जल की बर्बादी। जल की बर्बादी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जितना उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा कहीं बर्बाद हम करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर देखते हैं कि नल खुला रह जाता है, कहीं पर देखते हैं कि अगर हमें ज़्यादा पानी दिख गया तो हम क्या करते हैं, अगर स्नान करते हैं 1 बाल्टी 2 बाल्टी से, तो वहीं पर 5 बाल्टी से कर लेते हैं। तो कपड़ा धोने में हम ज़्यादा पानी का उपयोग कर लेते हैं, तो ये ही जल की बर्बादी हो गया, ठीक है। तो ये जो है मेन कारक था जो हम आपको उत्तर में बता दें, आप लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो ये जो है किताबी भाषा में हम लिख दिए, वैसे भी हम समझाएंगे कि किस तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, कम से कम जल का उपयोग करके आप बगीचा लगा सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहले देख लीजिए, किसी बगीचे का रख रखाव हेतु बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी ही। अगर ज़्यादा बड़ा बगीचा है, बागान है, तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है, जो हमारे धरती के अंदर पानी है उसी का उपयोग हम दमकल चाहे चापाकल के द्वारा, मोटर के द्वारा करते हैं। कम से कम जल का उपयोग करने के लिए हमें जैसे गेहूं के खेत या चाय के बागान की तरह नहीं, कम से कम पानी का उपयोग करने के लिए, जैसे अगर गेहूं के खेत में है, चाय के बागान में ज़्यादा पानी लगता है, उस तरह से नहीं, बल्कि घड़े में, देख लीजिए आगे क्या करना है, हमें घड़े में पानी भरकर हर पेड़ के जड़ के पास गिराएंगे, ठीक है। जड़ के पास, अगर जैसे पेड़ है, ठीक है, अगर ये पेड़ है तो इसके जड़ के पास हम क्या करेंगे, एक मेड़ बना देंगे, ठीक है। और इस मेड़ में हम पानी डालेंगे घड़ा से या बाल्टी से, लोटा से, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे इसके जड़ में जाएगा, ठीक है, ना कि यहाँ अगल बगल में जाएगा, जिससे बर्बादी होगा। और एक चीज़ आपको पता हो चाहिए, पेड़ पौधा जो है, वन जो है, ये भौमजल स्तर को जो है क्या करता है, नीचे जाने से रोकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी पानी है जड़ के द्वारा ही अवशोषित होता है, ये भौमजल स्तर को क्या रखता है, नियंत्रित रखता है, समझ गए। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ आप लिख लेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो ये देख लो, तो वन से हम गोंद प्राप्त करते हैं, लाह प्राप्त करते हैं, मधु प्राप्त करते हैं, औषधीय जड़ी बूटियाँ प्राप्त करते हैं, रेशम के कीड़े
जो है पौधों से प्राप्त करते हैं, पत्तल बनाने वाले पत्ते प्राप्त करते हैं, कागज़ बनाने के लिए वृक्ष के और बाँस प्राप्त करते हैं, चंदन प्राप्त करते हैं, मसाले प्राप्त करते हैं आदि जो है इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो है हम जंगल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लेंगे। अगला है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, क्यों, इसको समझाइए। वन जो होता है एक तो फायदेमंद है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो व्यर्थ होता है। ठीक है, सभी चीज़ जो है यूजफुल होता है, मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए, हमारे वातावरण के लिए, सभी जो है क्या होता है वो यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। उत्तर में देख लीजिए, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, ये दो बार लिखा गया, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों, यानी कि जो मृत पौधा है या पेड़ है, पादप है, ठीक है, और जंतु, जो भी जीव है, मृत पादप और जंतु के पोषक तत्व क्या होते हैं, ये जो सड़ता है गलता है, पादप जो सड़ता गलता है, जंतु जो मर जाता है, सड़ गल जाता है, उसका पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, और यही पोषक तत्व फिर जड़ के द्वारा सजीव पादप यानी कि सजीव पेड़ पौधा में चला जाता है। ठीक है, और मृत जंतु को जैसे कौवा, गिद्धों और कीटों का भोजन बन जाता है। जो मृत जंतु है वो क्या हो जाता है, जो प्रकृति में पक्षियाँ हैं वो उस मृत जीव जंतु को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, तो इससे ये पोषक तत्व जो है, ये पोषक चक्र जो है क्या होता है, चलता रहता है। इससे हमारे वनों का जो है कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है। जैसे अगर वन से पत्ता टूट के गिरा, वो सड़ के गल के ह्यूमस के रूप में धरती में, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस यानी खाद, एक तरह से ह्यूमस को आप खाद बोल सकते हैं। तो ये मिट्टी के ऊपरी परत में मिल जाता है और ज़मीन को उपजाऊ बना देता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप केचुआ जानते होंगे, किसानों का मित्र बोला जाता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, बारिश के मौसम में आप ज़्यादा देखेंगे जो निकलता है धरती के अंदर से, वो ज़मीन में क्या होता है, ह्यूमस देता है, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है ह्यूमस को जानने के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, वनों में जो भी चीज़ होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। जो अगर मान लीजिए पत्ता सड़ गल के क्या होता है, ह्यूमस बन जाता है, और यही ह्यूमस जो है पेड़ जो है फिर से, या पौधा फिर से जड़ के द्वारा वो अपने विकास के लिए उसका प्रयोग करता है। ठीक है, और जो जीव जंतु मरता है उसका कौन उपयोग करता है, जैसे कौवा हुआ, जो गिद्ध हुआ, गीदड़ हुआ, गरुड़ हुआ, चील हुआ, ये सब क्या करता है, उसको खा जाता है। इससे क्या होता है, हमारा पोषक चक्र जो है ये चलता रहता है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, समझे होंगे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं। अगला है अपघटक किसे कहते हैं। ठीक है, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, अपघटक किसे कहते हैं, जैसे देखिए पादपों और जंतुओं, यानी पादप मतलब हो गया पेड़ पौधा, जंतु मतलब जीव जंतु, ठीक है, जानवर। पादप और जंतुओं के, जंतु में मानव, मनुष्य, जानवर सब आ जाएंगे। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को, यहाँ पे जंतु में जीव जंतु आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ह्यूमस बताए हैं, खाद। ठीक है, तो खाद कहिए या कंपोस्ट कहिए। तो पादप और जंतु जो उसका मृत शरीर होता है, या पादप जो सड़ जाता है, पादप का पेड़ या पौधा जो सड़ जाए, या उसका पत्ता सड़ जाए, उसको ह्यूमस में जो परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम कह सकते हैं अपघटक कहते हैं। और इस अपघटक में सूक्ष्म जीव का भूमिका अहम होता है, जैसे कवक हुआ, फफूंदी हुआ, ये सब जो है क्या है, अपघटक के नाम है। ठीक है, ये जीवाणु, कवक, फफूंदी, ये दोनों के, ये दो अपघटक हो सकते हैं। समझ गए।